हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चौहान विला से असमय आ रही हंसी की आवाज़ से पूरा मोहल्ला जान गया था कि परिवार में फिर महफिलों का दौर चल पड़ा है। बच्चों का तेज म्यूजिक बजाकर डांस करना, बड़ों का हाहा ही करते हुए कभी लॉन में, कभी टेरेस पर, कभी बैठक में जोर जोर से गप्पे लड़ाना, बेसमय चाय का दौर चलना, ताश की बाजी चलना, नौकरों का भाग भाग कर काम करना। पिछले 2 दिनों से वहाँ यही सीन चल रहा था। ऐसा हर साल गर्मी की छुट्टियों में हो जाता था, जब इस कोठी की दोनों बेटियां अपने अपने बच्चों संग छुट्टियां बिताने मायके आती थी। तब इस कोठी की रौनक देखने लायक होती थी। मगर इस बार यह रौनक और यह उत्साह कुछ ज़्यादा ही था। चौहान विला की नींव स्वर्गीय घनश्याम चौहान जी ने रखी थी, जो एक जाने माने व्यापारी थे। उन्हें और उनकी पत्नी को गुजरे कई साल हो गए थे। उनके 4 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। उसी आंगन में आज मंझले बेटे की बड़ी संतान 25 वर्षीय अवनी की शादी के चर्चे चल रहे थे। चौहान परिवार की नई पीढ़ी में अवनी सहित कुल 10 बच्चे थे। सभी का आपस में बहुत प्रेम था। जब भी मिलते खूब धमा चौकड़ी मचाते। उन सभी को चौहान गैंग के नाम से बुलाया जाता था। यह गैंग थोड़ी और बड़ी होती अगर बड़े भाई की पत्नी और उनकी बच्ची की एक कार दुर्घटना में मृत्यु न हुई होती। कार वही चला रहे थे, उनके प्राण बच गए थे। वह स्वयं को इस घटना का दोषी मानते थे और ग्लानि के भाव में ऐसे उलझे थे कि सालों बाद भी निकल नहीं पा रहे थे। इस घटना के बाद उन्होंने स्वयं को बस काम करने में झोंक दिया था। उनकी निरंतर मेहनत का ही परिणाम था कि उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। वह हंसी और गपों की महफिल का कभी हिस्सा न बनते। काम से घर लौटते और सबका हाल चाल पूछकर चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते। वहां भी देर रात तक व्यापार के अकाउंट ही निपटाते रहते। परिवार में उनका एक कड़क अनुशासित पिता के समान दबदबा था। उन्होंने ही सबकी जिम्मेदारियां भी उठाई थी। भाई बहन उन्हें बड़े भाई साहब और बच्चे बड़े पापा कहकर बुलाते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके घर में आते ही सभी शांतिपूर्वक बैठ गए। उन्होंने सबके हालचाल पूछे, खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही सब मिल बैठकर 4 दिन बाद होने वाले रोके की रस्म की प्लानिंग करने लगे थे। चौहान गैंग डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह डेस्टिनेशन रोके की जिद पर अड़ा था। उन लोगों का कहना था कि रस्म हम कहीं रिजॉर्ट से करेंगे, लड़के वाले भी वहीं आएंगे, सभी वहाँ 2 दिन रुकेंगे और हम खूब नाचना गाना और मस्ती धमाल करेंगे। सबने अपने अपने काम भी डिसाइड कर लिए थे। बस दिक्कत यह थी कि बड़े पापा से परमिशन लेना था। अब उनसे पूछेगा कौन, यह सोचकर सब लोग परेशान थे। फिर सबने बोला कि बड़े पापा को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उनकी लाडली भतीजी की बात है। बात गलत भी नहीं थी। बड़े पापा का स्नेह अवनी से कुछ ज़्यादा ही था, जो मौके बेमौके जाहिर हो ही जाता था। बाकी बच्चों के साथ सख्त कायदे कानून से पेश आने वाले बड़े पापा अवनी की बात आते ही मोम की तरह पिघल जाते थे। इसका एक सबूत तो तब देखने को मिला था जब अवनी का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। पूरा परिवार चाहता था कि अवनी रुड़की आईआईटी में ही पढ़ाई करे। इस तरह वह घर में रहकर इंजीनियरिंग कर लेगी। मगर उसने मुंबई आईआईटी जाने की जिद पकड़ी थी। ऐसे में उसने अपने मन की बात बड़े पापा को बताई तो वह सबको अपना फरमान सुनाते हुए बोले, घर में यह सबसे समझदार बच्ची है। अगर इसने कुछ फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा, इसे जाने दो। यह सुनकर सब हैरान रह गए थे। बड़े पापा के सपोर्ट से अवनी आईआईटी मुंबई से पास आउट होकर निकली और दिल्ली की एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। सारे बच्चों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि बुआ बड़े पापा से बात करेगी। उनके बात करने के बाद
बड़े पापा तैयार हो गए थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान रहे इंतजाम में कोई कमी न रह जाए। जो भी खर्च होगा उसकी मैं व्यवस्था कर दूंगा। बुआ ने सबको यह खुशखबरी सुनाई तो सबके चेहरे खिल उठे। बस एक ही बात थी जो खटक रही थी कि बड़े भाई साहब सबके साथ डेस्टिनेशन रोके के लिए नहीं आ पाएंगे। कह रहे थे कि बिजनेस में कुछ ज़रूरी काम है तो किसी न किसी को तो देखना ही पड़ेगा। तुम लोग जाओ, मैं यह संभाल लूँगा। सारे भाई नाराज़ थे कि भाई साहब हमेशा ऐसा ही करते हैं। हमें तो याद ही नहीं कि कभी वह हमारे साथ कहीं बाहर गए हों। वह भी क्या करें, सारा व्यापार तो वही संभालते हैं, कितने काम रहते हैं। बुआ ने बोला। बात सही भी थी। सारा बोझ बड़े भाई साहब के कंधों पर डालकर सभी अपने संपन्न जीवन का आनंद उठा रहे थे। भाई सहयोग करते थे मगर किसी सहायक से ज़्यादा नहीं। अपनी पत्नी और बच्ची को खोने के बाद बड़े भाई साहब काम में डूब गए और भाइयों ने उन्हें इससे निकालने की बजाय अपने अपने कंधे के बोझ भी उनके ऊपर डाल दिए और खुद जिम्मेदारियों से मुक्त होते चले गए। हर बार की बात अलग थी, पर यह अवनी के रोके की बात थी। अगर अवनी की जगह उनकी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते अवनी की मां रुक गई। अरे भाभी, दुखी ना हो, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। भाई साहब वैसे भी कहीं आते जाते नहीं हैं, इसलिए उनसे कुछ कहना सुनना बेकार ही है। सालों से ऐसे ही चल रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। आप अपना जी छोटा मत करो, अब तो बस रोके की तैयारी करो। सबने भाई साहब के ना चलने की बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अवनी इस बात से अंदर ही अंदर दुखी थी कि उसके बड़े पापा रोके में उसके साथ नहीं होंगे। रात में जब वह सोने की कोशिश कर रही थी तो बचपन से लेकर अब तक की वह सारी मधुर स्मृतियां उसके नजरों के आगे तैरने लगी जो बड़े पापा से जुड़ी थी। माँ कहती थी कि एक्सीडेंट के बाद में पहली बार वह तब मुस्कुराए थे जब तुझे गोद में लिया था। तू जन्मी थी तो कहने लगे कि चलो कम से कम मेरी बिटिया तो वापस आई। उसका नाम अवनी भी बड़े पापा का ही दिया हुआ था। अवनी को याद आ रहा था कि कैसे बड़े पापा घर के सभी सदस्यों की जरूरत का, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। अपने लिए तो शायद ही कभी कुछ चाहा या मांगा होगा। मेरे लिए तो वह मेरे पापा से भी बढ़कर हैं और वही मेरे जीवन के इतने बड़े पड़ाव पर मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें चलना ही होगा। इस निश्चय के साथ वह उठी और बड़े पापा के कमरे में चली गई। वह खिड़की के पास खड़े आकाश को निहार रहे थे। एक अजीब सी तन्हाई और उदासी उनके चेहरे पर फैली थी। अवनी को आता देख वह थोड़ा संयत हुए और बोले, आओ बेटा। बड़े पापा, कल मेरे जीवन का इतना महत्वपूर्ण दिन है और आप ही की वजह से यह दिन आया है, पर आप ही वहाँ नहीं होंगे मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए। यह क्या कह रही हो बेटी? मैं वहाँ रहूं या ना रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। वैसे भी मैं नहीं तो क्या, बाकी सभी तो होंगे ही तुम्हारे साथ। बाकी सभी भले हों, मगर आप तो नहीं होंगे ना, और इस बात से मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अवनी आंखों में आंसू लिए उदास स्वर में बोली। यह सुनकर बड़े पापा की आंखें भर आई। उन्होंने बहुत मुश्किल से संभल कर बोला, सुनो बेटी, दिल छोटा मत करो, खुशी खुशी जाओ। अगर जरूरी काम ना होता तो मैं भी आ जाता। खैर, मेरा होना तेरे लिए जरूरी है, मैं तो यह सुनकर ही गदगद हो गया। बाकी किसी ने तो मुझे एक बार भी साथ चलने को नहीं कहा। साथ चलने को तो मैं भी नहीं कह रही हूँ बड़े पापा। अवनी का स्वर गंभीर था। तो फिर? उन्हें अवनी की बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं जानती हूँ बड़े पापा, अगर मैं कहूँगी तो भी आप साथ नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको साथ चलने को कहने नहीं आई हूँ। मैं तो यह कहने आई हूँ कि आपके बगैर यह रोका नहीं होगा। उस समय, उस मुहूर्त पर आप जहाँ होंगे मेरा रोका वहीं होगा।
आप घर पर होंगे तो घर में, ऑफिस में होंगे तो ऑफिस में, कार में, शोरूम में, आप जहाँ होंगे बस हमें 5 मिनट दे देना, हम वहीं रोका कर लेंगे। पागल हो गई है क्या? सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, लड़के के घर वाले क्या सोचेंगे? वह कुछ भी सोचे, मुझे परवाह नहीं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं और इस बार मैं आपको बचकर जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर वह जम से गए। उन्हें चुप खड़ा देख अवनी बोली, चलिए यह खुशखबरी मैं बाकी सबको दे आऊं कि रोका यही होगा, बड़े पापा के साथ। अवनी को जाता देख वह पीछे से बोले, रुक, सुन तो सही, मैं चलूंगा तेरे साथ। क्या कहा? फिर से कहिए, मैंने ठीक से नहीं सुना। अवनी ने ना सुनने की एक्टिंग की। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ भी कहने की, मैं साथ चलूंगा। और आपके सो कॉल्ड ज़रूरी काम, उनका क्या होगा? कोई ज़रूरी काम नहीं है, परिवार के आगे मेरे कभी कोई ज़रूरी काम रहे ही नहीं। तो फिर यह ना जाने का ड्रामा क्यों कर रहे थे? अवनी ने झूठा गुस्सा जाहिर करते हुए बोला, इसलिए कि कोई तो मुझे भी पूछे, मेरे जाने की जिद करे। मैं इतने सालों से तुम सभी का दुख दर्द बिना कहे समझता आया हूँ, बिना मांगे सब देता आया हूँ। क्यों? क्योंकि यह परिवार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस परिवार के बिना मेरा वजूद अधूरा है। मगर क्या मैं भी इस परिवार के लिए कुछ मायने रखता हूँ? क्या मेरी उपस्थिति भी इस परिवार के लिए जरूरी है? मैं जब भी तुम लोगों के साथ कहीं जाने को मना किया तो बस यह जानने के लिए कि मेरे होने या ना होने से तुम लोगों को कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं। पर हर बार मेरे हाथ बस निराशा ही लगी। बड़े पापा की बात सुनकर अवनी स्तब्ध रह गई। यह क्या कह रहे हैं बड़े पापा? आप हम सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। नहीं, सभी के लिए नहीं, वरना जब भी मैं किसी फैमिली आउटिंग या फंक्शन पर जाने में असमर्थता जताई तो क्या किसी ने मुझे साथ चलने के लिए मनाया? किसी ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे? अवनी, मैं भले ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ, पर मेरे अंदर अभी भी एक बच्चा छिपा है जो तुम सबकी आंखों में अपने लिए प्यार और अहमियत देखना चाहता है, जो चाहता है कि कोई उसके कामों को, उसके योगदान को सराहे, उसकी कमी को महसूस करे, उसे यकीन दिलाए कि वह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मगर अफसोस, इस घर में सबने मुझे हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया। मैं धीरे धीरे सबसे दूर होता गया और सबने मुझे सहजता से दूर होने दिया। किसी ने मुझे खींचकर अपने साथ शामिल नहीं किया। और अगर आज तुम भी मुझे मनाने नहीं आती तो मैं पूरी तरह से टूट जाता। मन की पीड़ा कहते कहते बड़े पापा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनकी पीड़ा से वाकिफ हो अवनी की भी आंखें और दिल दोनों भर आए। सच ही तो कह रहे थे बड़े पापा। आज तक पूरे परिवार ने उन्हें पिता समान होने का तमगा पहनाकर एक सर्विस प्रोवाइडर ही तो बना रखा है, जो उनके बदले मर खप कर उनके लिए धन और सुविधाएं जुटा रहा है। उनकी भावनाओं को कब किसी ने सुनने समझने का प्रयास किया, पर अब ऐसा नहीं होगा। वह सबसे इस बारे में बात करेगी। भारी हुए माहौल को हल्का करने के लिए अवनी आंखें पोंछकर उनकी अलमारी खोलते हुए बोली, चलिए अब इमोशनल बातें बहुत हो गई। अब आपकी ड्रेस देखते हैं कि कल आप क्या पहन सकते हैं। आपने तो कोई नई ड्रेस बनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं बनवाई? जरूर बनवाई है, यह देख। बड़े पापा ने एक बेहद सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाला सिल्क कुर्ता पजामा अलमारी से निकाल कर दिखाते हुए कहा। उसे देख अवनी की आंखें खुली की खुली रह गई। तो आप सारी तैयारी कर बैठे थे? हाँ, क्योंकि मेरे दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि कोई और मुझे मनाए या ना मनाए, मगर तुम मुझे जरूर मनाकर अपने साथ ले जाओगी। तुम मेरी प्यारी बिटिया जो है। यह सुनकर अवनी अपने बड़े पापा से किसी छोटे बच्चे की तरह लिपट गई। वह मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अच्छा हुआ जो उसे सही समय पर बुद्धि आ गई और वह उन्हें मनाने चली आई, वरना आज वह कितनी बुरी तरह टूटकर बिखर जाते और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती।
आज अवनी की एक पहल से बड़े पापा के दिल में बैठा हुआ अंधकार हमेशा के लिए दूर हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।